होता है, तिकोना सा स्लैब होता है ना। आमतौर पे उस तिकोने स्लैब की हमारे दो सरफेस काम की होती हैं, है ना। उसमें अगर हम कोई रे डालते हैं तो स्लैब उसको टर्न कराती हैं। टर्न क्यों कराती हैं वो हमें पता है स्नेल लॉ के हिसाब से। जब भी कोई रे किसी भी बाउंड्री में डाली जाएगी तो रे की क्या होती है, टर्निंग होती है, बेंडिंग होती है। लेकिन प्रिज्म में क्या है, बेंडिंग एक बार नहीं बल्कि कितने बार। अरे हीरा नहीं है भाई, हीरा नहीं है जिसमें टीआईआर हो के कई बार होती है ना, ये ऑप्टिकल फाइबर है, 2 बार होगी, है ना। जिस सरफेस पे हमने डाला है एक बार इधर और एक बार उसको पार करके जाएगा तो दूसरी 2 बार उसकी बेंडिंग होगी। तो अगर मैं कहूं कि प्रिज्म हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका मेन काम क्या है, तो प्रिज्म के लिए अगर मैं एक लाइन बोलना चाहूं तो प्रिज्म का एक काम है रे को टर्न कराना, दैट्स इट। अभी फिलहाल हमारे लिए प्रिज्म का यही मतलब है। प्रिज्म का काम क्या है, रे को टर्न कराना। बात क्लियर है। तो यार टर्न तो हम एक सरफेस से भी कर सकते थे। अब सबके दिमाग में आगे सर देखिए, एक बाउंड्री है, यहां एयर है, यहां पानी है, रे टर्न कर गई नहीं, लेकिन हमें ज्यादा टर्न कराना है। अच्छा बताओ, ये रे आई यहां किस सेंस में टर्न करी है, क्लॉकवाइज। अब अगर एक सरफेस और आए जिसको उसी सेंस में टर्न कर दे तो टर्निंग ज्यादा हो जाएगी नहीं। तो प्रिज्म का काम है रे को अच्छा टर्न कराना। चलो अब टर्न कराना ना बोल के क्या कह सकते हैं, अच्छा टर्न कराना, ठीक है। तो एक रे मैं एक सरफेस पे डालता हूं, यहां एक बार टर्निंग इस बाउंड्री पे होगी और एक बार टर्निंग इस बाउंड्री पे होगी। पता ऐसे रे जा रही थी, किस सेंस में टर्न करी है, क्लॉकवाइज। फिर ऐसे जा रही थी, फिर कैसे टर्न करी है, तो दोनों सरफेसेस ने रे को सेम सेंस में टर्न कराया है, ये भी क्लॉकवाइज और वो भी क्लॉकवाइज। तो मैं कहूंगा टर्निंग जबरदस्त हो गई है। अब हम निकालना चाहें कि टर्निंग क्या हो गई है, तो हमें यह देखना चाहिए कि रे जब आ रही थी तब कहां थी। क्या बताओ, ये आ रही थी, ये आ रही थी और ये जाने लगी, बीच में कुछ हुआ उससे हमें मतलब नहीं। तो जो आ रही थी उसको डॉट करके बना दे तो ये हमारा आने की डायरेक्शन बता रहा है, और जो जा रही थी ये, इसको थोड़ा पीछे बना दे तो ये एरो हमें जाने की डायरेक्शन। क्या इनके बीच में जो एंगल होगा वही एंगल हमारे डिस्कशन का मुद्दा है। इस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन मतलब कितना विचलित हो गई अपने रास्ते से, कितना भटक गई, ठीक है। तो अभी देखो यार, एक बाउंड्री ये, एक बाउंड्री ये, एक सरफेस ये, एक सरफेस, हमने 2 सरफेस का यूज किया। तो देखा जाए तो ये सरफेस से हमें कोई मतलब, ये टूटी फूटी भी हो तो हमें उससे कोई दिक्कत, प्रिज्म तब भी काम करेगा नहीं। तो देखा जाए तो ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। भाई जहां रिफ्रैक्शन हुआ वो कौन सी सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग। 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म, या इसको एक और नाम कहीं कहीं देखने को मिलता है, रिफ्रैक्टिंग एंगल। क्या नाम देते हैं, रिफ्रैक्टिंग एंगल। तो यार एक तो ये बात इंपॉर्टेंट हो गई। आई नाम दिया गया है जब हम पहली बार जिस बाउंड्री पे रे को इंसिडेंट करते हैं नॉर्मल के साथ। ये डॉटेड लाइन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा कहां से तय किया जाता है, नॉर्मल। तो नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे का एंगल था उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। जब ये रे सबसे बाहर निकली तो वो भी नॉर्मल के साथ किस एंगल पे थी, उसका नाम क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। क्या ये रे आ रही थी, यहां जाने लगी तो ये पहली टर्निंग है, इसको कोई चाहे तो डेल्टा 1 लिख सकता है नहीं। लेकिन नॉर्मल के साथ जो एंगल है उसका नाम हमने R1 लिखा है। R1 को क्या बोलना चाहिए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बाई सरफेस 1। तो R1 हमारा क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बाई सरफेस 1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बाई सरफेस 1। चलो फिर मैंने यार एक एंगल और दिखाया है प्रिज्म के अंदर, प्रिज्म के अंदर इस इंसिडेंट रे का सरफेस 2 पे, ये R2 क्या है यार, R2 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं है, भले हमने उसका नाम R दिया है बट ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं है। ये क्या है, दूसरी बाउंड्री पे एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो R2 क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, कहां पर, ऑन सरफेस 2। बात समझ में आ रही,
नाम है, R1 का क्या नाम होना चाहिए? इंसिडेंस। वो तो आई का नाम दे चुके हैं हम, ठीक है। और मैंने डेल्टा लिखा कहीं, डेल्टा, डेल्टा क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन। एक्चुअली हमें इसी के पीछे पढ़ना है कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या आएगा। तो यार प्रिज्म का मेन काम मैंने क्या बताया, प्रिज्म क्या है वो डायग्राम में बना है यार, इसमें और ज्यादा बात करने कोई मतलब नहीं। तो प्रिज्म का मेन काम क्या है? इसका मेन काम है टू डेविएट अरे, एक रे को टर्न कराना। और जब डेविएट अरे इसका काम है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लाना चाहते हैं इस टॉपिक में, वो क्या हो गई? यानी हम इस टॉपिक में किसके पीछे पढ़ने वाले हैं? इस एंगल के पीछे। क्या गिवन होगा आमतौर पे? ए जरूर दिया होगा, क्योंकि प्रिज्म डिसाइड हो गया तो ए डिसाइड हो गया। और क्या दिया जाएगा? आई। अगर हम रे डालेंगे तो आई दिया जाएगा। ये दो चीजें दी जाएंगी। और क्या दिया जाना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? भाई प्रिज्म की एक पहचान तो उसका एंगल है, ये वाला एंगल। क्या एंगल ऑफ इमर्जेंस तो इस पे डिपेंड करेगा कि आई क्या है। आई बदलते जाएंगे तो ई भी, यानी आई गिवन हो सकता है, ई निकालना हमारा मकसद होगा नहीं। और क्या दिया जाना चाहिए? कौन जानता है? क्योंकि हम लोग जब इधर स्लिट में दो बार रिफ्लेक्शन होता था, मिरर जो अंदर जाता था, वो पैरेलल स्लैब थी। क्या ये दोनों सरफेस पैरेलल हैं? नहीं है। तो हम नहीं जानते कि आई और ई सेम है। हो भी सकता है, ज्यादातर केस में नहीं होगा, एक खास केस में होता है, अभी हम बात करेंगे। और दिया जाएगा भाई ये ग्लास स्लैब या किसी भी मटेरियल का बना होगा, तो मटेरियल की पहचान क्या होगा? एन। एन यहां क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। तो ये सारे नाम से पहले तो फैमिलियर हो जाए, तब हम इसमें आगे बात कर सकते हैं। नोट कर ले, सारे नाम पहले नोट कर ले। इस डायग्राम में जितनी चीजें आई हैं वो सारी चीजें नोट कर ले। यहां मैं इसका नाम भी दे सकता हूं। क्या ये रे ऐसे जा रही थी, ऐसे जाने लगी, तो इस टर्निंग का नाम है डेविएशन सरफेस 2 का। ये सरफेस 2 का डेविएशन डेल्टा 2 लिखा जा सकता है। ये सरफेस 1 का टर्निंग है, इस सरफेस ने कितना टर्न किया, और ये किसकी टर्निंग है? तुम इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ जरा, देखो जरा, ये एंगल और ये एंगल सेम होगा कि नहीं? ये रे जा रही थी इस रास्ते पे, जाने लगी यहां, तो क्या यही उसकी टर्निंग है कि नहीं? और यही डेल्टा 2 के बराबर है। तो डेल्टा 1 क्या है? डेविएशन बाय सरफेस 1, और डेल्टा 2 क्या है? डेविएशन बाय सरफेस 2। ये भी नाम इन्वॉल्व हुआ है। तो डेल्टा 1 क्या है? डेविएशन बाय सरफेस 1, और डेल्टा 2 क्या है? डेविएशन बाय सरफेस 2। दोनों सरफेस ने सेम सेंस की टर्निंग करी है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो डेविएशन अच्छा खासा हो गया है। ये सारे नाम क्लियर है भाई? इन सारे सिंबल से फैमिलियर हो जाएं, क्योंकि अब सिंबल लिखा जाएगा, तुम्हारी भावनाएं पूरी नाम को लेके चलना चाहिए। फिजिक्स में छोटे से सिंबल को एक बड़ी भावना को उस सिंबल दे दिया जाता है छोटा, फिर भावनाओं में खेल होता है ना। तो बहुत कॉम्प्लेक्स भावनाएं चलती हैं छोटे छोटे सिंबल में। नोट कर लिया भाई? तो यार हमारा मकसद है जहां रे जा रही थी और जहां जाने लगी उसके बीच का ये एंगल निकालना, इसी का नाम क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन। डेल्टा के पीछे हमें पढ़ना है।
ठीक है। डेल्टा को समझने के लिए सबसे पहले मैं यहां एक ट्राइंगल बना रहा हूं, नोट कर लिया भाई लोग? अनस तुम कंफर्म करोगे तभी माना जाएगा, थोड़ा सा बाकी है, तुम लोग भी नोट कर सकते हो। यहां देखो यार, एक ट्राइंगल नजर आ रहा है, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में ये एंगल सामने के दो एंगल के सम के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी कभी पूछी, एक्सटीरियर एंगल सामने के दोनों एंगल सम के बराबर होता है नहीं? एक लॉजिक ये है। दूसरा लॉजिक, क्या ओवरऑल डेविएशन पहली बार हुए डेविएशन और दूसरी बार हुए डेविएशन के सम के बराबर होगा? ये भी एक लॉजिक है। भाई 2 बार टर्निंग हुई है तो पहली बार 5 डिग्री हुई, दूसरी बार 5 डिग्री हुई, तो टोटल कितनी हो गई? तो डेविएशन डेल्टा इक्वल टू हम डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 लिख सकते हैं नहीं? अच्छा, अब डेल्टा 1 डेल्टा 2 बहुत फेमस सिंबल नहीं है, तो हमें कोशिश करना है वो सिंबल इन्वॉल्व कराएं जो फेमस और फ्रीक्वेंट हैं, और ज्यादा कोशिश तो ये करना चाहिए जो फिक्स है। हमारी हमेशा किसी भी फॉर्मूले लाने में क्या प्रयास होता है मन में, कि ज्यादा से ज्यादा आंसर फिक्स पैरामीटर में आए, डायनेमिक पैरामीटर में ना आए, ये कोशिश होती है। कई बार कोशिश कामयाब हो जाती है, कई बार नहीं होती है। तो देखा है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 को हम थोड़ा और फैमिलियर सिंबल में लाना चाहते हैं। मुझे बताओ, ये आई है, ये R1 है, ये ज्यादा फैमिलियर है, क्या इससे डेल्टा 1 के बारे में बात कर सकते हैं? क्या है? अगर ये आई है तो ये पूरा भी आई होगा, तो बताओ ये आई है, ये पूरा आई है, ये R1 है, तो डेल्टा 1 क्या हो गया? I माइनस R1। दिख रहा है कि नहीं भाई? ये आई है तो ये आई है, तो डेल्टा 1 क्या हो गया? तो अगर हर बारीक बात जानते हो तो तुम कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए उसका जवाब दे पाओगे, और अगर छोड़ोगे तो पता नहीं राइटर क्या सोच के बैठा है, कहां से क्वेश्चन देगा। ये बात समझ में आ रही है? कोई मुझे बताएगा डेल्टा 2 कितना हो गया? क्या ये E है तो ये पूरा भी E होगा कि नहीं? ये पूरा भी E होगा, में से R2 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये कितना आ गया? E माइनस R2। ये आ गया I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। बहुत सारे सिंबल इन्वॉल्व हुए हैं। E और ये बराबर है, सही बोलो। मैंने एक भी बार बोला है क्या ऐसा? मैंने बोला था ये एंगल और ये एंगल, तो ये E है तो ये भी E होगा, ये R2 है तो बचा हुआ क्या हो जाएगा? E माइनस। डेल्टा बहुत दूर की चीज हो गई भाई, E डेल्टा के बराबर नहीं है, क्लियर कर ले, ये कोई पैरेलल लाइन थोड़ी है, अभी कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ये जो आंसर आया है, इनमें बताओ अच्छा, I फिक्स टर्म है या डायनेमिक टर्म है? फिक्स क्या होता है, डायनेमिक क्या होता है? जो किसी सिचुएशन में ना बदला जा सके वो फिक्स है, जिसको हम फ्रीक्वेंटली बदल सके वो। हमारे हाथ में एक प्रिज्म रख दिया जाए तो बताओ तुम आई फ्रीक्वेंटली बदल सकते हो? बदल सकते हो यार, या तो क्वेश्चन में कहा हो कि गिवन आई के लिए काम कर रहे हैं हम, तो आई तो बड़े आराम से बदला जा सकता है, यानी आई डायनेमिक है। अब यार आई डायनेमिक होगा तो R1 R2 E सब डायनेमिक है, इसमें देखा जाए तो कोई फिक्स पैरामीटर है ही नहीं, जबकि हम फॉर्मूला हमेशा क्या चाहते हैं, कुछ तो फिक्स पैरामीटर आए। सब फिक्स नहीं आएंगे, कुछ तो आए, तो हम यार किसी तरीके से फिक्स पैरामीटर से इसको रिलेट करने का प्रयास करते हैं। मैं यहां पर एक प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूं। देखा, ये एक 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल सबको नजर आ रहा है, ये नॉर्मल था भाई, तो ये एंगल 90 होगा कि नहीं? ये वाला कितना होगा? 90, 90 90 A, और ये चारों एंगल का सम, एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है, सबने सुना है कि नहीं? क्या क्या? 90, इस क्वाड्रिलेटरल का कुछ नाम दे देते हैं PQRS, तो PQRS के लिए 90 90, दो एंगल तो 90 है, ये A है, प्लस इसको हम कोई नाम दे सकते हैं,
नहीं तो एक और चीज मैं सीधे लिख रहा हूं, ये एंगल है 180 माइनस R1 प्लस R2। किसी को ये दिख रहा है? अरे भाई ये R1 है, ये R2 है, तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 180 में से अगर ये दोनों घटाओगे तो बचा हुआ एंगल आ जाए कि नहीं? मैं नाम जबरदस्ती इन्वॉल्व नहीं कराना चाहता हूं, फालतू में नया सिंबल है। और इसका चारों का सम कितना होगा? ये प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं। फायदा क्या हुआ? 90 90 180 180 कितना हो गया? 360। कैंसिल की नहीं? अरे 360 इधर है, 360 इधर, कैंसिल। R1 प्लस R2 कितना आ गया? A। R1 प्लस R2 क्या आ गया? A। तो क्या रीजन छोटा सा है इसलिए मैंने उसको डिक्टेट कर दिया है, वरना मैं सीधे भी लिख सकता हूं। तो यार ये आंसर I प्लस E माइनस क्या आ गया? A। कम से कम कुछ तो छोटा हुआ, कुछ तो फिक्स पैरामीटर आए, नो डाउट। इस आंसर को और छोटा नहीं किया जा सकता। I डायनेमिक है, E डायनेमिक है, A फिक्स है। I बदलेगा तो E बदलेगा, A फिक्स है। तो हमें यार I पता हो तो हम डेविएशन बता देंगे। क्लियर भाई? नोट करें। इतने बात पे किसी को कोई दिक्कत हो, कहीं पे कुछ ना समझ आ रहा हो तो बात करते जाएं। नोट कर लिया भाई? एक मैं ग्राफ बनाने वाला हूं, डेविएशन वर्सेस आई ग्राफ। डेल्टा क्या है? डेविएशन। और आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इतना सबको समझ में आ रहा है कि किसी गिवन प्रिज्म के लिए अगर आई बदलेंगे तो सब बदलेगा, आई बदलेंगे तो सब बदलेगा, तो डेविएशन भी बदलेगा। वैसे भी यार डेविएशन का आंसर आई, ई और ए दोनों से रिलेटेड है। तो यार डेविएशन वर्सेस आई का एक ग्राफ मैं बना रहा हूं, जो बेसिकली यार एक प्रैक्टिकल चीज है, तो मैं सीधे बना रहा हूं, उसके बाद हम इस पे बात करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। ऐसा ग्राफ मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ 40 डिग्री है तो डेविएशन कुछ है, 50 डिग्री है तो डेविएशन कुछ है ना। ये डेविएशन के मल्टीपल वैल्यूज है। इस ग्राफ में एक पैटर्न है, क्या? ये आई है तो ये डेल्टा है, नहीं? क्या यही डेविएशन, ऊंचाई क्या रिप्रेजेंट कर रही है? डेविएशन। और ये हॉरिजॉन्टल लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रही है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बताओ यही ऊंचाई यहां भी देखने को मिल रही है? इसका मतलब ये कुछ I2 एंगल है, ये कुछ I1 एंगल है। क्या हम इस ग्राफ में एक चीज देख रहे हैं? दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पर सेम डेविएशन है। ये ग्राफ में हमें देखने को मिल रहा है, ऐसा प्रैक्टिकली होता है ना, कि दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, है ना, फॉर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस डेविएशन इज सेम। यानी यार एक नहीं बल्कि दो एंगल ऑफ इंसिडेंस एग्जिस्ट करते हैं जिनके लिए डेविएशन एक जैसा आता है ना। अच्छा, ये बात बहुत लॉजिकल भी है। बहुत लॉजिकल कैसे है, जरा ऐसे समझें। मैं थोड़ी देर के लिए बोलूं कि ये वाला एंगल 50 डिग्री है, नहीं तो ये वाला कुछ 40 डिग्री आया है। ये 50 है तो ये क्या है? 40 है। तो डेविएशन होगा 50 प्लस 40 माइनस जो भी एंगल ऑफ ए है, ये मान लिया 30 है। क्या जनता समझ पा रही? होगा कि नहीं? अब मैं कह रहा हूं कि मैं इस जगह पर रे को 50 नहीं 40 पे डालूं तो क्या होगा? हम लोगों ने यार एक लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, एक रिवर्सिबिलिटी का नियम पढ़ा है कि रे अगर इधर 50 पे जा रही है और इधर 40 पे निकली है, चलो
मैं कह रहा हूं इसी रे में इधर के बजाय इधर डाल दो 40 पे, तो यार उसी रास्ते लौटेगी कि नहीं? भाई नियम तो सेम ही है यार, n1 sin थीटा 1 n2 sin थीटा 2 के नियम के हिसाब से अगर ये जो भी एंगल था, अगर ये 40 था तो वही एंगल आएगा, फिर आगे उसी एंगल पे गिरेगी और फिर वो 50 पे निकलेगी। यानी 50 के लिए अगर 40 एंगल ऑफ इमरजेंस है तो 40 के लिए एंगल ऑफ इमरजेंस होगा। यानी आई और ई इंटरचेंजेबल हैं। इसका मतलब क्या है? आई एंड ई आर इंटरचेंजेबल। ये इंटरचेंजेबल बहुत लॉजिकल है, ये होना ही चाहिए, ये होना ही चाहिए वाला भाव आना चाहिए कि अगर 50 के लिए 40 पे रे निकली है तो 40 के लिए पक्के तौर पे 50 पे, क्योंकि रे रिवर्सिबिलिटी के नियम को फॉलो करती है। तुमने यार यहां 40 डाला तो 50, अच्छा यहां 40 डालोगे तो वहां 50 हो जाएगा। बात तो वही है। क्या इतनी बात समझ में आ रही? अच्छा एक बताओ, आई 40 हो जाए तो ये 50 हो जाएगा, तो डेविएशन तो वही आना ही चाहिए। क्या जनता समझ पा रही? यानी आई और ई इंटरचेंज करने से डेविएशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी बात समझ में आना चाहिए। यार हर लाइन जो मैं बोल रहा हूं उसको किसी क्वेश्चन के फॉर्म में पेश किया जा सकता है, तो समझते जाए एक एक बात। अच्छा एक और बात मैं दिखा सकता हूं, क्या ये रे जा रही थी, यहां जाने लगी, तो ये डेविएशन है कि नहीं? सोचो अगर इधर रे आ रही होती तो इधर जाती, तो तुम इसको डेविएशन कहते। तो ये आमने सामने ही तो है, तो वो तो सेम होना ही चाहिए। ये भी एक लॉजिक है कि ये दोनों सेम होंगे, ज्योमेट्रिकल लॉजिक है। मतलब आई और ई का जो प्रोडक्ट वो सम होगा 90 होगा? नहीं अबे यार इससे कुछ मतलब निकाल ली गया, ये 55 कर देता हूं मैं। तुम लोग यार हर चीज से तो नियम निकाल देते हैं यार। नहीं ऐसा कोई नियम नहीं है, आई और ई का सम 90 होगा ऐसा कोई नहीं, इंटरचेंजेबल है। वो गलती से मैंने ऐसा एग्जाम्पल ले लिया, उसको मुझे सोचना पड़ेगा अगली बार से। ऐसा कोई नियम नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई यार? चलो अब यार एक जगह इस ग्राफ में ऐसी नजर आ रही है, देखो जरा इस जगह देखो यार, ये कोई एंगल है आई, मुझे नहीं पता क्या है, उसका एक डेविएशन है और ये डेविएशन सबसे कम है। क्या इससे कम हाइट कहीं नहीं है? इसका मतलब ये कौन सी जगह है? मिनिमम डेविएशन। इतना मिनिमम डेविएशन है किस एंगल पे? इस एंगल पे। ये सबसे छोटा डेविएशन है। अच्छा सबसे छोटा डेविएशन जब मिला है तो एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है या दो हैं? एक ही है। तो क्या इस बार रे गई होगी और निकली नहीं होगी, ऐसा हुआ होगा क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता। इसका मतलब यार आई पे एक ऐसा आई जरूर होगा जिसके लिए ई उसी वैल्यू का होगा। नहीं मुझे नहीं पता वो कोई वैल्यू है कि आई के लिए कोई ई निकलता है। ये भी सोचो 45 डिग्री है या 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री है लेटर से। तो क्या 60 माइनस ए करोगे, उनको इंटरचेंज भी करोगे तो डेविएशन में कोई फर्क, तो डेविएशन एक ही रहेगा और आई क्या हो गए? सेम हो गए। पास में रहा। इसका मतलब यार एट द टाइम ऑफ मिनिमम डेविएशन है ना, या इसको पोजीशन लिख देंगे, पोजीशन या सिचुएशन लिख देते हैं, सिचुएशन ऑफ, नहीं तो अभी टाइम में लोग कहेंगे सर टाइम मतलब कोई खास वक्त से मतलब नहीं, एक सिचुएशन है। एट द सिचुएशन ऑफ मिनिमम डेविएशन आई विल बी इक्वल टू क्या? ई। आई और ई क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, क्योंकि अलग होते तो दो होते। भाई आई और ई अलग होते तो फिर दो डेविएशन होते। आई मीन आई और ई अलग अलग होते तो डेविएशन एक कैसे होता? डेविएशन का एक ही वैल्यू, एक ही पॉइंट तो है। यहां देखो दो पॉइंट थे डेविएशन के सेम वैल्यू के, तो आई और ई क्या होना चाहिए? सेम। इतनी बात समझ में आ रही है? अब मुझे बताओ, अगर आई और ई सेम है इसका मतलब क्या है? सोचो यार ये कुछ 1 साइन आई है, तो यहां पर R1 क्या होगा? वो n साइन R के हिसाब से होगा कि नहीं? चलो R1 लिख देते हैं, ये नियम लगेगा कि नहीं? अब चलो यहां में n साइन R2 बराबर क्या होगा? 1 साइन ई। अब मुझे बताओ ये दोनों बराबर हैं, n तो एक ही है, तो इससे क्या पता चलता है? R1 R2 भी अलग
यार अगर I और E सेम होंगे तो अंडर द डेंसर मीडियम R1 और R2 भी रिवर्स सिमेट्री, सीधी सी बात है यार। स्नेल लॉ इधर के लिए अलग और उधर के लिए अलग नियम से थोड़ी काम करेगा। दिस इंप्लाइज R1 और R2 भी सेम होंगे। कोई दिक्कत है यार इस पे? इससे फायदा क्या हुआ यार? इससे फायदा ये हुआ कि हम डायनेमिक टर्म से और थोड़ा छुटकारा पा रहे हैं। अभी तक R1 R2 दो थे, खास इस केस में R1 R2 सेम होगा। चलो, केवल उसी केस में हम लोग अभी बात करने वाले हैं मिनिमम डेविएशन की। इतनी बातें नोट कर लें। तो यार मिनिमम डेविएशन एक स्पेशल केस है, इसका मतलब नोट करते जाएं। सर अभी हमने डेविएशन का एक आंसर निकाला था। ये जनरल फॉर्मूला है या किसी खास केस का फॉर्मूला है? जनरल फॉर्मूला है। लेकिन अब जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो थोड़ा पर्टिकुलर है। हम केवल एक केस की बात करने वाले हैं। कौन सा केस? जिसमें I और E क्या होता है? सेम होता है, यानी मिनिमम डेविएशन की। अच्छा, क्यों करने वाले हैं? क्योंकि यार डेविएशन का आंसर ना बहुत ज्यादा डायनेमिक टर्म लिया हुआ है। I भी है, E भी है। अभी डायनेमिक टर्म से छुटकारा। अच्छा, हमारी आदत है कि हम क्वेश्चन जो है ना, राइटर्स की आदत है कि ऐसे फॉर्मूलों पे क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें डायनेमिक टर्म कम से कम हो। तो उनका फेवरेट टॉपिक ये नहीं रह गया, उनका फेवरेट टॉपिक ये हो गया। मतलब फिजिक्स कैसे बदलती है इस पे भी थोड़ा ध्यान दो कि इसी पे ज्यादा क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इजी पूछना हो जाता है, और जो चीज इजी हो जाती है वो फेवरेट हो जाती है, और नीट के लिए तो खास तौर से। तो केस ऑफ मिनिमम डेविएशन सबका फेवरेट इसलिए हो गया क्योंकि इसमें यार I और E दो चीजें नहीं है। I और E क्या होता है? सेम। R1 R2 भी क्या होता है? सेम। नहीं, तो I और E दो चीजें नहीं रह गई। दूसरी बात, पता है R1 R2 सेम हो गया है तो उसको हम दो नाम क्यों दे दे? उसका नाम हमने एक दे दिया है। क्या R1 R2 का सम क्या होता था? A। तो R कितना आ गया? यानी R अब डायनेमिक टर्म नहीं रहा। R अब डायनेमिक टर्म नहीं रहा। किस केस में? मिनिमम डेविएशन में। चलो, तो क्या हो गया? R तो यार खास हो गया, और वो भी कितना हो गया? A/2। एक रे यहां से आई, नॉर्मल के साथ कुछ एंगल पे थी, इसका कुछ R हो गया, और ये R कितना हो गया? A/2। तो ये R भी क्या है? अच्छा बताओ, तो फिर ये जो बीच में ट्राइंगल बना है ये आइसोसेलेस बन गया कि नहीं? ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैंने इस प्रिज्म को बिल्कुल सिमेट्रिक रखा है, सिमेट्रिक, तो ये एंगल बराबर हो गया है ना? और जो ये एंगल होगा, चलो, जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा, जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा। ये लाइन आपस में कैसी हो गई? पैरेलल हो गई कि नहीं? यानी मैं कह सकता हूं कि जो इनर रे है, यानी मीडियम के अंदर वाली रे है, दैट विल बी पैरेलल टू द बेस। नहीं यार, रे इनसाइड इज पैरेलल, ये पैरेलल का सिंबल है भाई, पैरेलल टू बेस। बेस से मतलब ये बेस है उसका। क्या बात जनता को समझ में आ रही है यार? ये एंगल कितना है? A/2, जिसका नाम मैंने R लिखा था, तो R बराबर A/2। ये वाला एंगल भी कितना है?
अरे इसका नाम भी आर लिख सकते हैं और ये भी कितना है a/2 और इसका नाम हमने ई लिखा था जो कि आई के बराबर है। ये ज्योमेट्री समझ पा रहे हैं? ये डायग्राम केवल और केवल कब एग्जिस्ट करेगा? मिनिमम डेविएशन केस में। जो तुम पूछ रहे थे शुरू में कि सर कि आई और ई तो सेम होता है, क्योंकि तुमने उसी केस पे ज्यादा बातें करी हैं। तो क्या आई और ई हमेशा सेम होता है? आई और ई केवल और केवल एक केस में सेम होता है। जब सेम है तब ये पैरेलल है, जब सेम है तब आई और ई बराबर है। जब तक सेम नहीं है तो ये जनरल डिस्कशन है, ये कुछ खास डिस्कशन हो गया। तो बता इस केस में हम डेविएशन के आंसर को और पर्टिकुलर लिख सकते हैं। एक तो डेविएशन का नाम आप लिख देते हैं डेल्टा मिन, डेविएशन का नाम हम लिख देते हैं डेल्टा मिन। ये जनरल है या स्पेशल है? स्पेशल है। क्या फॉर्मूला आया था अभी तक? आई प्लस ई। तो यार ई क्यों लिखें, दो सिंबल क्यों लगाएं जब दोनों सेम है? माइनस ए, तो डेल्टा मिनिमम कितना आ गया? 2i माइनस ए। बताओ ये वाला डेविएशन डायनेमिक टर्म से ज्यादा फ्री है। इसमें डायनेमिक टर्म अब केवल और केवल क्या नजर आ रहा है? आई। और देखा जाए तो आई भी डायनेमिक नहीं है। पता है क्यों? बताओ आर कुछ खास हो गया है, प्रिज्म की प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। आर अगर खास है तो आई भी खास होगा, प्रिज्म की प्रॉपर्टी से रिलेटेड। क्यों? अरे आर पता हो तो आई तो निकल ही आता है। कैसे? स्नेल्स लॉ से। इस एंगल और इस एंगल के लिए हम क्या लगा सकते हैं? देखो यार, बाई स्नेल्स लॉ। तो अब कोई कह सकता है सर कहां लगाना है? इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, आंसर अलग नहीं आएगा। क्या लगाने? यहां का मीडियम 1 है तो 1 साइन आई इज इक्वल टू n साइन r। कुछ लोग कई बार कहते हैं सर यहां का 1 ना हो तो कुछ n1 होगा, ये n2 होगा। तो देखा जाए जहां n आया है वहां n2 बाई n1 आने लगेगा। ये ध्यान रखना यार, पूरी रे ऑप्टिक्स में एक बात है कि अगर किसी फॉर्मूले में n आता है तो वो सराउंडिंग को 1 मान के आता है। अगर n की जगह, अगर एयर की जगह n1 हो जाए तो जहां n आता है वहां क्या आने लगेगा? n अपॉन n1 जो भी है। n1 मीडियम का रिफ्रैक्टेंट है। जैसे लेंस का फॉर्मूला देखोगे तो जहां n आता है वहां क्या हो जाता है? n2 बाई n1। बात समझ रहा है? तो अभी फिलहाल n है, अगर यहां कुछ होता तो वो डिवाइड में आ जाता। बस इतना फर्क पड़ेगा, ये दिमाग में रखना पड़ेगा। ये पूरी रे ऑप्टिक्स का नियम है, लेकिन उसके लिए हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले नहीं बनाएंगे। तो बता अगर हमें r पता है, कितना है r? कितना है? a/2। तो क्या i निकल तो आया? हाँ, वैल्यू पता होती तो हम आई बिल्कुल पर्टिकुलर ले देते। अभी क्योंकि लिख नहीं सकते तो मैं इसको आई को क्या लिख सकता हूं यार? जब वैल्यू पता ना हो तो साइन इनवर्स में लिख दिया जाता है। अंदर क्या? जब पता ना हो तो ऐसे लिख दिया जाता है, ये लिखने का तरीका है। तो क्या आई में अब जो कुछ भी है वो फिक्स पैरामीटर है या डायनेमिक है? यार एन भी प्रिज्म की प्रॉपर्टी है, ए भी प्रिज्म की प्रॉपर्टी। तो आई अब पूरी तरह से फिक्स पैरामीटर में आ गया कि नहीं? तुम चाहो तो ये आई उठा के यहां रख सकते हो, तो डेल्टा मिनिमम का एक फिक्स आंसर आ जाएगा इस केस में। मैं रख देता हूं, तुम्हें देखने में अच्छा नहीं लगेगा। साइन इनवर्स n साइन a/2 माइनस ए, ये डेल्टा मिनिमम का आंसर है। क्या ये देखने में अच्छा लग रहा है? नहीं ना? तो अब एक और चीज होती है लुक। कई बार किताब वाले लुक अच्छा के चक्कर में फॉर्मूले को तोड़ मरोड़ के लिखते हैं। इस टॉपिक का मेन मुद्दा तो डेविएशन निकालना था, वहां भी था यहां भी था। बट डेविएशन निकालने में इतना गंदा लुक आ रहा है कि हम डेविएशन का ये फॉर्मूला तो कम से कम दिमाग में नहीं रखने वाले हैं। हाँ, अगर पूछा जाए तो ये भी एक आंसर है। कल को डेविएशन इसी लुक में सारे ऑप्शन हो तो छोड़ दोगे क्वेश्चन? नहीं छोड़ोगे। तो फिर एक बात होती कि क्या पूछा जाना चाहिए और क्या फॉर्मूला हम पढ़ने वाले हैं। तो वो पढ़ेंगे जो देखने में थोड़ा, फिजिक्स में यार बहुत सारे टॉपिक में ऐसे भी डिसीजन लिए गए हैं, देखने में अच्छा कौन सा लग रहा है वही वाला लोग रटते हैं। तो मैं भी वही लिखने वाला हूँ। ये कोई गलत नहीं है भाई, लुक तो मैटर करता ही है। लुक के लिए लोग कितना खर्चा, कितनी मेहनत करते हैं, यहाँ भी लोग कर रहे हैं। देखो जरा फिजिक्स में क्या करे यार, लुक बढ़िया करने के लिए ए मैं इधर भेज रहा हूँ।
तो डेल्टा मिनिमम प्लस ए, यार ये मिनिमम ही है ऐसे लिख दिया है, बराबर क्या 2 साइन इनवर्स n साइन a/2। अब क्या ये 2 डिवाइड में ला दें यहां से कट करके, कोई दिक्कत है? यहां से साइन इनवर्स खत्म होगा तो इधर क्या आ जाएगा साइन, तो ये क्या बन गया साइन a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 बराबर क्या n साइन a/2, है ना। अब क्या करें, n एक तरफ लिखें और इसको डिवाइड में ले आए तो क्या बन जाएगा साइन a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन a/, ये फॉर्मूला फेमस है। तो जब फेमस हुआ तो मेरे दिमाग में पहला क्वेश्चन तो यही आता था मेरे दिमाग में, क्या n कौन निकालता है? तो फिर मैंने जवाब ढूंढा तो मुझे एक ही चीज समझ में आई, लुक मैटर्स। भाई n कोई क्यों निकालेगा, n तो गिवन डेटा होता है, जरूरत तो हमें इसी की थी, मगर लुक अच्छा नहीं था तो हमने उसको इस लुक में याद रखना शुरू कर दिया। लेकिन कभी अगर ये पूछा जाए तो तुम देखो इसको उल्टे स्टेप भी तो कर सकते हो, इसको इधर पहुंचाओ तो ये लाइन आ जाएगी, है ना, इसको इधर पहुंचाओ तो ये लाइन आ जाएगी, फिर डेल्टा निकालना है तो इसको उधर पहुंचाओ तो इनवर्स हो जाएगा, फिर ये अगले लाइन पे इधर पहुंच जाओ। मतलब तुम्हें यहां से यहां पहुंचने का सीक्वेंस पता होना चाहिए, रटना तो यही है भाई। जो इतने सारे लोगों ने मिलकर आज तक डिसाइड किया है हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते, कुछ तो बात रही होगी जो ये फॉर्मूला फेमस हुआ। फेमस वही होता है जिसमें थोड़ा सा कुछ खास बात होती है, बात समझ रहा है, तो इसमें खास बात है। मगर जरूरत अक्सर जरूरी नहीं कि हर फेमस चीज काम की हो, ये भी मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारे चैनल हैं जो 12वीं की पढ़ाई पढ़ाते हैं, थ्योरी पढ़ा पढ़ा के तुम्हें फील गुड कराते हैं, तो वो नीट के काम का है क्या? भाई सोचो कि तुम्हें ऐसे टीचर पढ़ा रहे हैं जो तुम्हें 90% मार्क्स ला सकते हैं, तुम्हारे 90% नंबर आ जाएंगे अगर तुम उनसे पढ़ते हो 90%। तो बताओ 90% में नीट में सिलेक्शन हुआ है क्या इस बार? जस्ट 90% वाला बुरा टीचर होता है क्या? बिल्कुल नहीं यार, 90% वाला अच्छा टीचर होता है। देखो यार बोर्ड में 90% वाले मार्क्स कितने फक्र के साथ लिखते हैं। तो तुम्हें यह भी समझना पड़ेगा कि किस समय तुम्हें किसकी जरूरत है, बात समझ रहा है। तुम्हें जरूरत है 99 प्लस पहुंचाने की, तो वो जो 9 नंबर का अंतर है ना 9 परसेंटाइल का, वो हर कोई नहीं क्रिएट कर पाएगा। तो क्या क्या अच्छा लगता है देखने में और किसकी जरूरत है, जरूरी नहीं कि जरूरत जिसकी है वो गुड लुकिंग हो, अट्रैक्टिव हो। मतलब गुड लुकिंग मतलब केवल लुक से नहीं, अट्रैक्टिव हो। तो YouTube में बहुत सारे चैनल ऐसे भी फेमस हैं। हाँ, अलग पांडे अच्छा पढ़ाता था, इसमें कोई डाउट नहीं, उसके खिलाफ मैं जा भी नहीं सकता है ना। लेकिन फिर भी मैथमेटिकल पोर्शन उसमें थोड़ा कम होता था, थ्योरेटिकली बहुत अच्छा होता था, है ना। मे भी कि मेरे से बेटर ही होगा तभी इतना चल गया हो, मेरा भी चैनल है पैरेलल में। लेकिन हाँ, मैथमेटिकल पोर्शन जो 2-4% बच्चों को चाहिए वो कम होता है। अब वो 4%, ज्यादा भीड़ किनकी है? ज्यादा भीड़ उनकी है जिनको फिजिक्स समझ ही नहीं आ रही, तो उनकी रिक्वायरमेंट पहले घुसे तो नहीं, फिर अगली स्टेप आता है कि अब हमें स्कोर करना है, बात समझ रहा है। तो उसका एक ऐसा एक बेस्ट अप्रोच होना चाहिए कि यार अच्छे बच्चे का नुकसान, मतलब कंपटीशन का टीचर वो है जो कम से कम अच्छे बच्चे का नुकसान ना होना दे, खराब 2-4 खिसक जाए उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली अगर अच्छे बच्चे का नुकसान हो रहा है जो 400 पे है और उसको भी बाउंस मार रहा है, या वो क्वेश्चन नहीं कर पा रहा है, बस वो फील गुड कर पा रहा है, तो फिर बेकार है यार। ये साथ साथ यार बीच में चलते रहना चाहिए, फिजिक्स के साथ साथ रियल लाइफ के कॉन्सेप्ट भी नोट करते जाएं, सुनने बैठना नहीं है, साथ में चलाते रहना है। तो यार हमने पहले जनरल डिस्कशन किया है, अभी खास डिस्कशन किया है मिनिमम डेविएशन का। हाँ करेंगे ना, पहले थोड़ा और बात कर लें।
थिन प्रिज्म, राइटर का फेवरेट वो होता है जो आसान होता है। अभी वो इतना भी अच्छा नहीं लग रहा है किसी को? क्या इतना बड़ा फार्मूला है ये भी याद रखने में मेहनत करना पड़ेगी, हालांकि याद रखा जा सकता है। देखो यार, साइन के अंदर एंगल, साइन के अंदर एंगल, वो तो होगा ही। एन की कोई यूनिट नहीं होती है, तो ऊपर वाली चीज नीचे वाली चीज दोनों वैसे भी कैंसिल हो रही है, और साइन की तो वैसे भी कोई यूनिट नहीं है। एक a/2 है और एक में डेल्टा एम जुड़ा है। अब ये याद रखना पड़ेगा, इसकी कोई और ट्रिक नहीं है। तो ये फॉर्मूला पतले प्रिज्म का है या किसी भी प्रिज्म का है? किसी भी। अभी हमने पतले प्रिज्म की कोई बात नहीं करी बहुत, लेकिन ये फॉर्मूला मिनिमम डेविएशन का है फॉर थिक प्रिज्म, मिनिमम डेविएशन। थिन प्रिज्म के लिए भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन थिन प्रिज्म का फॉर्मूला और छोटा किया जा सकता है, तो हम इतना गंदा क्यों याद रखें? तो थिन प्रिज्म का केस थोड़ा और इजी हो सकता है, इसलिए हम उतना गंदा फॉर्मूला उसके लिए याद नहीं रखेंगे। इसका ये जो ए है ये वेरी स्मॉल है। वेरी स्मॉल से मेरा मतलब है 1 डिग्री से 3 डिग्री, ये अंतर है। हाँ नहीं, ऐसा नहीं, लंबा होना जरूरी नहीं, बस ए का छोटा होना जरूरी है। यार इस प्रिज्म में कोई अगर बहुत बड़ा एंगल डाले, ऐसा 60-70 डिग्री है ना, तो पहले वो नॉर्मल की तरफ टर्न करेगा नहीं, फिर वो नॉर्मल से दूर हटेगा। तुम्हें यार इस डायग्राम और उस डायग्राम में एक अंतर समझ में आ रहा होगा। यार पहली टर्निंग क्लॉकवाइज हुई, दूसरी टर्निंग, तो इससे कोई फायदा नहीं हुआ भाई, वो तो कॉम्पनसेट हो गया मामला। अगर एक ही तरफ करे तो अच्छा डेविएशन होगा, दोनों तरफ करे तो अच्छा डेविएशन। तो यार पतले प्रिज्म में अच्छा डेविएशन पाने के लिए हम बहुत बड़ा एंगल नहीं डाल सकते, तो क्या छोटे एंगल में फायदा है? अगर मैं छोटा एंगल डालता हूं, रे का एंगल बहुत छोटा है, यानी आई क्या है, स्मॉल है, तो वो पहले नॉर्मल की तरफ हटेगा। अच्छा, इसका नॉर्मल देखो रे के ऊपर है, इसका नॉर्मल रे के नीचे है, वहां भी नीचे ही था, तो अगली बार ये नॉर्मल से दूर हटेगा, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। तो कौन सा हम चाहेंगे, कौन सा नहीं चाहेंगे? यानी क्या मैं कह सकता हूं, आई शुड बी स्मॉल, ऑल्सो स्मॉल, टू गेट डेविएशन, यानी डेविएशन ऑफ सेम सेंस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ यार कि अगर ए पतला है, ए छोटा है, तो आई भी छोटा ही होना चाहिए नहीं। अब मुझे बताओ जरा, डेविएशन का जनरल फॉर्मूला क्या था? आई प्लस ई माइनस ए, आई छोटा, ई छोटा, ए छोटा। चलो आई मान लिया 3 डिग्री है, ई 2 डिग्री है, ए 1 डिग्री है, तो क्या इसका आंसर वो भी तो छोटा ही आएगा? यानी यार पतले प्रिज्म में सब कुछ छोटा ही होता है। आई, ई, आर, अरे आर क्या होता है? a/2। तो अगर a 1 डिग्री है तो ये कितना आ गया? इसका मतलब सब छोटा होता है, पतले प्रिज्म में सब कुछ छोटा होता है। क्या ये बात समझ में आ रही? पतले प्रिज्म में ई क्यों छोटा होगा? सेकंड वाले केस में ई तो बड़ा होगा ना। यार ये बताओ, आई तो R1 स्मॉल, R1 R2 ए होता है, ए छोटा R1 छोटा तो R2 भी, और R2 छोटा तो ई भी छोटा, सब छोटा आएगा। तो यार इस केस में डेविएशन का आंसर मैं आई प्लस ई माइनस ए लिख सकता हूं। अब क्योंकि छोटा है तो यार आई और ई की वैल्यू अप्रोक्स सेम होती है। क्या होती है? सेम होती है। बल्कि मैं यहां पे, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन यहां लगा रहा हूं, मैं यहां पे अप्रोक्सीमेशन लगा रहा हूं, उसी फॉर्मूले को कॉपी कर रहा हूं। n साइन a/2 बराबर क्या? साइन a प्लस डेल्टा m/2। सब छोटा है यार, a/2 छोटा है, इसके अंदर जो है सब छोटा है। तुमने एक चीज पढ़ी यार, साइन थीटा को हम थीटा लिख देते हैं कब? जब थीटा
स्मॉल हो, थीटा क्या हो, स्मॉल हो। तो ये आ गया Na/2 और ये आ गया a प्लस डेल्टा m/2। मैंने साइन ही हटा दिया, एंगल एंगल पे खेल रहे हैं अब, 2 से 2 कैंसिल। हमें डेल्टा लाना था यार, इसको मैं डेल्टा मिन नहीं लिख रहा हूं अब। तुम कहोगे ऐसा क्यों यार, ये फार्मूला निकाला तो हमने डेविएशन मिनिमम वाले फार्मूले से है, नो डाउट, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन क्योंकि अप्रोक्सीमेशन ले लिया है तो ये फार्मूला छोटे एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए सब पे काम करता है। यानी ये केवल मिनिमम डेविएशन का फार्मूला नहीं है, ये हर तरह के डेविएशन वैलिड फॉर ऑल केसेस बट फॉर थिन प्रिज्म, फॉर थिन प्रिज्म। यानी थिन प्रिज्म है, फिर वो चाहे मिनिमम का डेविएशन हो चाहे नॉन मिनिमम डेविएशन हो, सबके लिए काम करता है। कारण क्या है, हाँ सारे डेविएशन होता है, ये वैलिड ही नहीं, ये फॉर्मूला केवल और केवल थिन प्रिज्म के लिए काम करेगा, और वो थिक और मिनिमम डेविएशन काम करेगा। थिक और जनरल डेविएशन पहला वाला, बात क्लियर है। बड़े पैटर्न पे बात करना है तो ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती, तो इसलिए 2 बोर्ड यहाँ पे हैं, उधर खत्म हो जाए तो इधर लिख सकते, इधर खत्म हो जाए। एक बार मैंने सोचा था मैं अपने नीचे ऑफिस में, ऑफिस आगे छोटा सा कर लूँ, क्लास पीछे बना दूँ, तब मुझे समझ में आया वहाँ इससे बड़ा बोर्ड लग ही नहीं पाएगा। आइडिया ड्रॉप। कोई पढ़ाने में मजा आना चाहिए, पढ़ने वाले हों चाहे ना हो। फिर मैंने ये भी सोचा, जैसे क्लास लंबा सा है गहरा, ऑफिस इधर बोर्ड लगा दे, आगे सीट लगा दे, तो आगे 8 बच्चे बैठ पा रहे थे। 8 में बिजनेस चल नहीं पाएगा। नहीं, उनको दिखेगा तो भाई इधर पे सोचो, केवल एक सीट इधर, एक सीट इधर, एक सीट इधर, 3 सीटें लगी हो, तो ये चौड़ाई मेरी ऑफिस की चौड़ाई के बराबर हो गया। 3 सीटों में 3 9 बच्चे बैठ जाएंगे। तो मैंने कहा अब इतना भी नुकसान ना किया जाए, वो भी ड्रॉप हो गया। फिर एक और आइडिया आया, बगल वाली दुकान ले लेते हैं, उस पे काम चल रहा है। कोचिंग में कुछ नहीं है, बेकार की चीज़ है ये, तुम मतलब अपने सब्जेक्ट से लगाव है, इस वजह से पढ़ा रहे हैं। कोचिंग से कुछ नहीं होना। नोट कर लिया भाई? डॉक्टर बनने से होना है भाई, डॉक्टर बनने से होना है। तो यार इसके मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला हम लोगों ने देख लिया है। एक पतला प्रिज्म अपने ऊपर छोटा एंगल अलाउ करता है, बड़े एंगल से कोई फायदा नहीं है, तो पतले प्रिज्म क्यों यूज करें यार? अरे हम बड़ा डेविएशन चाहिए तो बड़ा प्रिज्म यूज करो यार, पतला प्रिज्म क्यों? तो उसके एक कारण तो यही कि इसका फार्मूला आसान है, तो राइटर्स की फेवरेट चॉइस बन गया। दूसरा कारण यह भी है कि पतले प्रिज्म में तुम एक क्यों यूज करो, 10 यूज कर लो। एक अगर 1 डिग्री का डेविएशन देता है तो 10 मिलके 10 डिग्री का दे देंगे, तो हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि कितना डेविएशन चाहिए। नहीं, ये मैं कारण इसलिए बता रहा हूं, हजम तभी होती थ्योरी जब सब चीज का कारण पता हो यार, कि इसकी बात ही क्यों कर रहे हैं यार, क्या फायदा हो गया राइटर को। नहीं तो ऐसे तो यार कुछ ना कुछ वजह होगी, तो वो वजह ऐसे तुम दिमाग में रख सकते हो। हाँ बोले। नहीं, जस्ट अ मिनट, थिक वाले का जनरल फार्मूला भी तो पढ़ा था, किसी भी डेविएशन के लिए यूज हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इसमें हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है इसलिए। तो मान लिया यार, अगर हमने 2 प्रिज्म ऐसे लगा रखे, एक ने इतना टर्न कराया, दूसरे ने और टर्न करा दिया, तो 2 प्रिज्म सेम
फेवर में लगे हैं एक जैसे, तो एक अगर डेल्टा का डेविएशन में देता था, दूसरा भी डेल्टा का, तो ओवरऑल डेविएशन कितना हो गया? 2 डेल्टा। अगर ऐसे ऐसे मैं 10 प्रिज्म फेवर में लगा दूं तो डेविएशन, यानी यार 1 2 इन जनरल n प्रिज्म है तो डेविएशन n डेल्टा हो जाएगा, जहां डेल्टा 1 प्रिज्म का डेविएशन है। इतनी बात समझ में आ रही? लेकिन ये तब है जब सब फेवर में लगे, सबका बेस जमीन पे है। यहां देखे जरा, एक प्रिज्म को ऐसे रे डालो तो वो नीचे की तरफ, बेस की तरफ आमतौर पे टर्न करता है। हर बार तुमने देखा बेस की तरफ टर्न करता है। तो इसका बेस कहां है? ऊपर। क्या होगा यार, एक बार नीचे टर्न किया, दोबारा ऊपर, इसने भी डेल्टा दिया, इसमें भी डेल्टा दिया, लेकिन डेल्टा नेट कितना हो गया? 0। अब अगर इस तरीके से हमने 3 प्रिज्म रखे हैं तो कितना मिलेगा? हाँ, डेल्टा। और यानी ऑड नंबर है और इवन नंबर है, इवन नंबर है तो डेल्टा नेट कितना आएगा? 0। ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। हाँ, अनडेविएटेड, अनडेविएटेड यानी ये रे, एक मिनट, जैसी जाती वैसी नहीं जाती, ये और ये रे आपस में पैरेलल है, एंगल वाइज 0 है, लेकिन इनका रास्ता सेम नहीं होगा। क्लियर है भाई? नोट करते जाए। इवन के केस में 0 आएगा, ऑड के केस में डेल्टा आएगा, और इन जनरल सब फेवर में हो तो एन डेल्टा आएगा। ये बहुत छोटी छोटी बातें जो हम समझ सकते हैं। तो अब तक की कहानी का मैं मोटा मोटा आइडिया यहां लिख रहा हूं ताकि तुम क्वेश्चन करते समय फॉर्मूलों को लेके ना उलझो। फॉर्मूले आज नहीं तो कल याद हो जाएंगे, जब जब फंसे तब तब देखो। तुम्हें मेन उसकी स्टोरी पे नजर होना चाहिए, कौन सा देखना है। फिजिक्स में यार ये दिक्कत नहीं है यार कि याद नहीं होता, फिजिक्स में दिक्कत है कि इस लैंग्वेज को पढ़ के हम क्या अप्लाई करें। दिक्कत ये है, मुझे नहीं लगता कि कोई 4 बार 5 बार फॉर्मूले यूज कर ले तो उसको याद नहीं हो जाएगा, याद हो जाएगा। लेकिन लैंग्वेज पढ़ने के बाद राइटर ऐसी लैंग्वेज देता है कि तुम ये समझ ही नहीं पाओगे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो उसके लिए हमें काम करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला कोई मुद्दा ही नहीं, जब देखना हो तब देखो पलट के, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन लैंग्वेज पढ़ के हमें क्या उठाना है, क्या यूज करना है, ये तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा। तो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं, एक बार समराइज करा देता हूं। जनरल डेविएशन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, सब लोग बताएं, याद हो गया अगर तो, I प्लस ई माइनस, ये स्पेशल केस है या सबके लिए है? सबके लिए। यहां हमने एक और बात पढ़ी है, R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या होता है? A, ये भी सबके लिए है। केस ऑफ मिनिमम डेविएशन में I और E क्या होता था? बराबर होता था। ऑब्वियसली यार R1 और R2 भी बराबर होता था, तो R बराबर क्या आ गया था? डेविएशन क्या आ गया था? 2y माइनस a। अब अगर किसी को I लाना है तो क्या लगा सकता है? 1 साइन I इक्वल टू n साइन R। हालांकि सब कुछ लगा के हम फॉर्मूला एक ले आए थे, क्या? और कहानी क्यों नहीं याद रखना? क्योंकि ये गुड लुकिंग है, बाकी हम इसी से रिकवर कर लेंगे। हर चीज का रिकवरी प्लान बनाओ यार, भले तुम रट सकते हो तो रटने में रट लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिकवरी प्लान भी साथ में रखो कि जब भूल जाओ तो तुम्हें यार कैसे वहां तक पहुंचना है, ये रास्ता पता होना चाहिए। थिन प्रिज्म के लिए एक ही फॉर्मूला है क्या? ये थिन प्रिज्म के लिए है या थिक के लिए?
ये मिनिमम डेविएशन या ऑल केसेस के लिए, ये ऑल केसेस में वैलिड होता है, भले हमने उसको मिनिमम वाले केस से ही निकाला है क्योंकि उसमें अप्रोक्सीमेशन लगाया गया है। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? चलो क्वेश्चन यार सब लोग पहले ट्राई करेंगे, कुछ लोगों से होगा कुछ से नहीं होगा तब सुनेंगे। ट्राई नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब यार तुम पूरी तरह से डिपेंडेंट हो। लैंग्वेज पढ़ के सब कुछ अपने आप सोचना है, थोड़ी थोड़ी मदद मैं करता जाऊंगा ताकि कोई फ्रस्ट्रेट ना हो। निकलता तो ठंडा है यार, आते आते गर्म हो जाता। हाँ वही तो, और थोड़ा चौकन्ना रहो। अरे दिया तो 160 डिग्री को दिया है, सब कुछ दिया क्या लिखा है? सब कुछ दिया इक्विलेटरल। तुम लोग डेटा ढूंढते हो यार, लैंग्वेज भी तो पढ़ो। इक्विलेटरल प्रिज्म का क्या मतलब हुआ? 60 सब ये 60 हो गया। लगा कि कुछ नहीं दिया, बस पूछा ही पूछा है। और एन भी दिया, देखो यार ये पढ़ने में आ रहा है कि नहीं, √3। तो इक्विलेटरल प्रिज्म का मतलब हमने निकाल लिया, इसका ए कितना हो गया? 60 डिग्री। चलो क्या क्या पूछा है अपने आप? ये जनरल डेविएशन का डिस्कशन है या स्पेशल डिस्कशन है? मिनिमम डेविएशन का देखा। चलो जिसका होता जाए बुलाए, कम से कम 2 क्वेश्चन जिसके आ जाए वो मुझे बुला सकता है। बोलना नहीं है, बस बुला के दिखाना है। डेल्टा बेटा कैसे आया? सर ये मिनिमम वाला नहीं, मैंने जनरल वाला सर। तो जनरल का तो कोई क्वेश्चन नहीं, तीनों क्वेश्चन मिनिमम डेविएशन के हैं। सब मैं निकाल ली हूँ। ठीक करें। ठीक, और कोई? 2 हो गए हैं, इसका मतलब इतनी नॉलेज के बाद चीजें करी जा सकती। सब कुछ पका पकाया लेने की कोशिश ना करें, पहले दिमाग लगाएं। अचानक से ऐसा दिन नहीं आएगा कि हमसे सब कुछ होने लगेगा। उसकी रिहर्सल तुम्हें रोज रोज करना पड़ेगी, और वो रिहर्सल क्लास में करोगे तो फ्रस्ट्रेट कम होगे। तुम्हें रिहर्स करना चाहिए कि यार हम कोशिश कर रहे हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इट डजेंट मैटर। लैंग्वेज पढ़ें, उसका सिंबल लिखें, कम से कम कुछ तो करें जिससे पता चले हम यहां तक पहुंच गए थे। यार एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब क्या लाना है? आर लाना है, ये आर लाना है। अब तुम सोचो यार मिनिमम डेविएशन में आर कैसे ला सकते हैं? यार आर को लेके हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, क्या? R1 + R2 बराबर ए, और मिनिमम डेविएशन में तो आर सेम होता था। तो 2R बराबर क्या? ए। तो आर बराबर क्या? a/2। 30 डिग्री। कितने लोगों ने लिख लिया है? सब सामने है भाई। मैं तुम्हें इसलिए ये सब दिखा के करा रहा हूं कि हर बार तुम्हारे पास क्या है, फिजिक्स में सारा डेटा सारी थ्योरी सब पढ़ के बैठे होते, क्वेश्चन नहीं निकलते हैं। तो इसके पीछे वजह ये नहीं है यार कि किसी टीचर के पास कोई तरीका नहीं जिससे तुम्हें सीधे क्वेश्चन करना सीखे। पहले तुम रिहर्स तो करो उसको लेके, सामने थ्योरी है, यहां क्वेश्चन पूछा गया है, तुम्हें देखना है और डिसीजन लेना है, बस फैसला लेना है लैंग्वेज पढ़ के। पहला आंसर ज्योमेट्री से भी कर सकते थे कि मतलब यहाँ पे
जस्ट मिनट, ये 60 है, 90 कौन सा है? सर ये भी 60 तो यहाँ पे 60 ये का 60 ये 60 तो यहाँ पे कौन पैरेलल है? जस्ट मिनट, अच्छा ये पैरेलल है, यस, तो ये ऊपर वाला 60 तो ये 30 बिल्कुल। मिनिमम डेविएशन में ये दोनों पैरेलल होते हैं, ये पैरेलल हैं। अगर पैरेलल हैं तो ये भी कितना होगा? 60, तो ये 30। यार मल्टीपल वेज हो सकते हैं, बट बेस्ट वे यही है। ये बहुत ज्यादा ज्योमेट्री भी सबका दिमाग काम करता नहीं है। इसमें किसी को दिक्कत है यार? आर आर सेम होता था यार, आर आ गया। और आगे बढ़े, क्या पूछा यार? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा मिनिमम। तो यार डेल्टा मिनिमम को लेके क्या ख्याल आ रहा है भाई? सर पहले साइन लाइन, मतलब पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल लें कि साइन आई इज इक्वल टू n sin a by 2 करें। आई निकाल लें, साइन आई इज इक्वल टू n sin a by 2। यस। साइन आई आ गया और फिर उसको डेविएशन में चलो सबके पास मौके, जैसे मना है वैसे करो। तीनों हो गए हैं? 3/2 है। 45। ठीक, 2 आई 45 है, ठीक है। तो 3 ये तो 60 के लिए होता है। 60 डिग्री होगा, वही आएगा 60 डिग्री रूट 3/2 पे। और कोई? तीनों हो गए? सर यस, डेल्टा इससे ला दिया, ठीक है, सही है। तो डेल्टा मिनिमम और कोई? हो गया तो कोशिश तो करो भाई, कोशिश नहीं करोगे तो फिर यार कोई ताकत नहीं। आज ही थ्योरी पढ़ाई है, ये सारे फॉर्मूले लिखे हैं, तुम्हें प्रयास करना है। कहां तक पहुंचे? रूट 3/2 का मतलब हो गया एंगल बराबर 60 डिग्री, एंगल बराबर 60 डिग्री। आई बराबर, यहाँ साइन क्या है ये? डेल्टा एम बराबर 60, ओके ठीक है। और आई और लाना है अभी, आई कैसे लाएंगे? मुझे एक डाउट है, तो करो करो। इससे तो मतलब 60 आ रहे हैं, बट अगर हम लोग ज्योमेट्रिकली देखें तो मतलब उसका एंगल 60 + 30 होता है, वो 90 आना चाहिए। हाँ हाँ, तो R30 आया ना, तो नॉर्मल 90 पे होगा ही। यस ये 30 आया ना कि सर, वही क्या नॉर्मल 90 पे तो होता ही है, 60 और 30 90। कहाँ गड़बड़ है? सर आई जो उसका एंगल होता है, ये सीधी लाइन थोड़ी है, ओके ओके यस सर। तो वो आमने सामने सेम थोड़ी होगा। स्नेल लॉ लग जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2, डेल्टा मिनिमम लाना है। तो अक्सर लोगों के दिमाग में डेल्टा मिनिमम को लेके वो फॉर्मूला ही होता है, कौन सा? ये वाला। चलो मैं पहले इसी से बताता हूं, फिर एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा। यही तो एक फॉर्मूला है जिसमें डेल्टा मिनिमम तुमने देखा है, इसके अलावा कोई है ही नहीं। तो यार एन कितना दिया है? √3, 60 प्लस डेल्टा मिनिमम, बाकी सब रख दो यार, जो अननोन है वो लाना है 60/2। यार ये 60 होल डिवाइड बाय 2 नहीं है, ये सब साइन के अंदर चल रहा है, तो ये साइन 30 हो गया। साइन 30 कितना होता है? 1/2 ये 1/2 हो गया। अब 1/2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर क्या? साइन 60 प्लस डेल्टा मिन बाय 2। इतनी बात समझ में? √3/2 को साइन 60 लिख सकते हैं, साइन 60 इधर और साइन समथिंग इधर। तो क्या समथिंग अंदर अंदर की चीज अब बराबर कर सकते हैं क्या? 60 प्लस डेल्टा m बाई 2 बराबर क्या? 60। 2 उधर चला गया, 120 बराबर 60 प्लस डेल्टा m, तो डेल्टा m कितना आ गया? काफी नाप के बनवाया गया, यहां तक हो जाना चाहिए। ठीक, कितने लोग आ गए यार 60 डिग्री? कितने लोगों ने इसी फॉर्मूले से लाया है? चलो, और क्या हो सकता था? इसके लिए कोई और तरीका भी हो सकता था। अब अगर कोई बहुत कॉन्शियस है तो आई लाने के लिए, पहले आई लाने के लिए काम कर सकता है। देखो जरा, यहां में 1 साइन आई बराबर क्या है? साइन आर, आर तो पता ही है। तो आई बताओ, साइन आई √3/2, तो एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। तो यार आई का आंसर पहले ही ला सकता था, आई का आंसर। तो डिवीजन कैसे आता? डिवीजन क्या होता है? 2i माइनस ए, तो 2 इंटू 60 माइनस 60, तो ये 60 आता। ये भी कर सकता था, ये भी कर सकता था, लेकिन तुमने डिवीजन पहले ला दिया है, तो अब ये मेहनत मत करो। अब तुम डिवीजन अगर पहले ला चुके हो तो बता यार, डिवीजन पहले आ गया तो आई तुम्हें इससे निकालना चाहिए, डेल्टा बराबर 2i माइनस ए से। डेल्टा कितना ले आए हो? तो ये 60 इधर जाएगा, 120 बराबर 2i, तो i बराबर क्या? 60। जिसने फॉर्मूला लगाया है तो पहले डेल्टा आएगा, i बाद में आएगा।
और जिसने ये किया है तो पहले आई आएगा। अच्छा बताओ, क्वेश्चन आई का पूछा होता तो क्या करना सही रहता? ये करना सही रहता। अगर स्ट्राइक कर जाए, ना स्ट्राइक करे तो ये भी बुरा नहीं है भाई, उसमें 30 सेकंड लगेगा, इसमें 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट में हो जाए, क्या बुराई है? और 30 सेकंड पढ़ने का भी तो ठीक। समझ में आ रहा है? मल्टीपल रास्ते हो सकते हैं यार, कोई दिक्कत है भाई? किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है यार, किसी भी स्टेप पे दिक्कत है, सामने फॉर्मूले हैं, आज ही थ्योरी पढ़ाई है, तो ये भी कोई नहीं कह सकता सर कि हाँ अभी बाउंसी मार जाए तो बात अलग है यार, उसका अब कोई समाधान है ही नहीं यार, फिर इससे ज्यादा कितना गिरेंगे यार। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो प्रिज्म में आधे घंटे पढ़ा के खत्म कर देता था, आज मैंने पूरा 1.25 घंटे 1.5 घंटे लिया है, तो इसका मतलब काफी स्लो हो गया हूं मैं, इससे ज्यादा क्या स्लो करवाओगे? क्वेश्चन नंबर 57 देखे जरा इसका। ये करोगे तो क्या नहीं चक्षु खुलेंगे तुम लोगों के। लैंग्वेज पढ़ें, क्या डेटा दिया है उसको समझें, सिंबल में लाएं और फिर प्रयास करें। प्रयास करो और हिम्मत रखो थोड़ा सा। तुम लोग यार हिम्मत बड़ी जल्दी हार जाते हो, अब तो ये हमारे बस का ही नहीं, हमसे पहले कभी नहीं निकला तो आज क्या निकल आएगा? अरे कोई तो एक दिन आएगा जब निकलना शुरू होगा, प्रयास तो करो। ऐसे कभी नहीं हो सकता कि तुम कभी प्रयास ना करो और एक दिन जादू आएगा और तुम्हारे सर पे हाथ फेरेगा और उस दिन अगले दिन से तुम बोलोगे कि माँ मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है फिजिक्स में। ये नहीं होगा यार, आज फिजिक्स में मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, तुम माँ कहेगी बेटा रोज तो कहते थे कुछ नहीं समझ आ रहा है। तो पहली बात तो जादू है ही नहीं, आज तक मिला ही नहीं किसी को, इतने एलियन ढूंढे गए हैं, साइंटिस्ट लगे रहते लगातार। एक प्रिज्म पे नॉर्मल इंसिडेंस का क्या मतलब है? उसका आई कितना हो गया? इस पे बात हो चुकी है जो लोग शुरू में आए थे यार। एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल से रे का होता है, तो सरफेस पे वो नॉर्मली गिरा है, तो आई कितना हो गया? आई 0 डिग्री हो गया, 90 नहीं हो गया यार। सरफेस थोड़ी एंगल देखा जाता है, नॉर्मल से देखा जाता है। अच्छा बताओ, मुझे बताओ, कर सकते हैं क्या? तो नहीं कर सकते, अपने आप से पूछो जरा। मिनिमम डेविएशन के केस में ही मिनिमम डेविएशन फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये मिनिमम डेविएशन का केस ही नहीं है यार। आई 0 तो मिनिमम डेविएशन का केस हो ही नहीं सकता यार। तुम वो ग्राफ याद है, उस ग्राफ में आई कम करते जाओ, डेविएशन बढ़ता जाए, तो वो मिनिमम डेविएशन का केस हो ही नहीं सकता। तो सर बेंड भी तो नहीं करेगी, वो सीधी जाएगी, सीधी जाएगा ना। हाँ बिल्कुल सीधे जाएगी, तो अगले वाले में भी बेंड नहीं करेगी। यहां तो यार ये नॉर्मल के साथ बेंड करेगी, डेविएशन तो आएगा। हो जाएगा 1 सेकंड रुकिए सर, पूरे 30 सेकंड रुका हूं मैं। तो यार पहले तो ये क्लियर हो गया चलो कि हमें घुसना कहां है। फिजिक्स में यार ऐसे ही ऊपर से नीचे जाना पड़ता है कि यार अभी हमें इस फॉर्मूले को लगाना पड़ेगा डेविएशन लाने के लिए। तो यार डेविएशन लाने के लिए मुझे क्या लगाना है? आई प्लस ई माइनस ए। तो क्या क्या पता चल चुका है 1/3 आ रहा है यार? आई पता चल चुका है 0 और ए पता चल चुका है क्या? ए नहीं दिया है, हाँ रिफ्रैक्टिंग एंगल मैंने एक नाम दिया था, सरफेस 1 और सरफेस 2, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, उनके बीच के एंगल को हम लोग रिफ्रैक्टिंग एंगल भी बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म को रिफ्रैक्टिंग एंगल भी बोलते हैं। तो अब क्या रह गया लाने को? मैंने लिखाया शुरू में बिल्कुल क्लियर कट, रिफ्रैक्टिव एंगल। अब क्या चाहिए यार? ई
ई लाना है यार, ई का है, ई लाओ। ई कैसे ला सकते हैं यार? यार ये ई चाहिए, ये है ई। इसका रिफ्रैक्टेड इंडेक्स दिया है क्या? 1.5, यहाँ 1 है। Deviation 30 minus 90 R2. ये 60 हो जाएगा, Deviation 30 और ये 90 इधर वाला 60 हुआ है। अच्छा मुझे बताओ, ये वाले एंगल को मैं R2 कहता था, ये R2 क्या है? 30 30. क्या R1 प्लस R2 A होता है? R1 0 है, कैसे पता? रे सीधे सीधे जाएगी। R2 हमें लाना है और A कितना है? 30, तो R2 भी। अब वो ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा तुमने गलती से सही ले लिया ना? नहीं, ये 30 डिग्री दिया गया और नॉर्मली लाइट गई तो इधर वाला एंगल 90 हो गया, ट्रायंगल मानेंगे 180। बिल्कुल, ये भी है, ये A है, ये 90 है, तो ये कितना होगा? 90 माइनस A। अब ये 90 है, ये 90 माइनस A है, तो बचा हुआ कितना होगा? A। ये बात पिछली ज्योमेट्री में भी आ चुकी, जो इधर का एंगल होता है वही इधर का एंगल होता है। बहुत तरीके हैं यार एक ही चीज को जाने। तो हमें R2 पता चल गया, लेकिन हमें चाहिए क्या था? ई कैसे लाओगे यार? अब तो सब दिख रहा है साफ साफ। R2 पता है, ई लाना है, यहां 1.5 है, यहां 1 है, तो वही लगाना 1.5। क्या लगाओगे? 1.5 साइन R2 और 1 साइन ई। R2 कितना है? 30। बिल्कुल, साइन 30 कितना होता है? हाफ। यार नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, साइन ई। तो ये पता है कितना आ गया? 0.75। यार 0.75 के लिए तो हमने कभी काम ही नहीं किया है। कोई बात नहीं, देखो यार क्वेश्चन के ब्रैकेट में कुछ मदद की गई है, अभी समझ में आ रहा हो क्यों मदद की है? कि जब साइन की वैल्यू 0.75 होगी तो ई का आंसर कितना आएगा? 48 डिग्री 36 मिनट। कुछ लोग तो इसी को देख के डर जाएंगे, 48 डिग्री 36 मिनट, डिग्री मिनट कुछ नहीं यार। जैसे यार घड़ी के टाइम का नियम होता है, वैसे ही डिग्री को ही, एक डिग्री को 60 मिनट में तोड़ते हैं, तो ये 48 डिग्री पूरा है और 36 मिनट है। चलो ये ई आ गया, लेकिन हमको यार डेल्टा चाहिए था। कोई बात नहीं, 48 डिग्री 36 मिनट में से 30 डिग्री घटाओगे तो कितना आ जाएगा? डिग्री डिग्री घटा दो, 18 डिग्री 36 मिनट। ये 36 मिनट तो केवल कंफ्यूज करने के लिए ज्यादा दे रखा है। आ गया आंसर? कोई दिक्कत है यार? ये प्रॉपर यार लेवल 2 क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट वाली बातें नहीं, थोड़ा ज्यादा सोचना है, सोचना ज्यादा है, फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लग पाएगा। और जहां फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लग रहा है वो प्रॉपर अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। क्या जनता समझ पा रही है यार? किसी स्टेप में कोई दिक्कत होता है यार? ये 0 था तो हमने फिर R2 पता कर लिया, फिर स्नेल लॉ लगाया तो ई आ गया। ये सब आया किससे? हमारे दिमाग में, क्योंकि डिवीजन के फॉर्मूले में आई, ई और ए चाहिए होता है। कोई दिक्कत है भाई? चलो यार 58 नंबर अपने मन से ट्राई करें जरा। 58 मैं तुम लोगों को स्टार्ट करके इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि तुम लोग घर पे कर पाओ। ये वाले में अगर तुम स्टार्ट करने बैठते घर पे तो मुझे डाउट है कि उसके बाद आगे चलते या ना चलते, इसलिए मैंने शुरू के करा दिए हैं। 58 क्वेश्चन में क्या दिया है? 58 में डेल्टा मिनिमम और ए बराबर है, ये दिया है। जो दिया है मैंने लिख दिया है ना? एन दिया है कितना? 1.5। तो जैसे यार ये दिखा और हमें लाना क्या है? यही लाना है यार, यही लाना है। तो इतना देख के क्या समझ में आता है क्या लगाना है हमको? लगाओ। आ गया क्या? n बराबर साइन
अपॉन साइन समथिंग, यही तो लगा सकते हैं। क्या था, a प्लस डेल्टा मिनिमम, तो a प्लस ए अपॉन 2 लिख दे। जब डेल्टा, जब a अननोन है हमारा तो हम डेल्टा की जगह a लिख सकते हैं, दोनों बराबर तो दिए। लगा सकते हैं 2i minus a। आई पता है क्या? नहीं तो मिनिमम डिविएशन और a बराबर है, मिनिमम डिविएशन की जगह a लिख दें तो i और a भी तो बराबर। फिर आई आ जाएगा, चलो आई आ गया, फिर रुक जाएगा मामला। चलो, वैसे भी n दिया है तो उसका यूज करना है ना हमको। n कितना दिया है, 1.5। ठीक है, अब पूरी लाइन में सॉल्विंग मुश्किल हो सकती है, बट पूरी लाइन में देखा जाए तो केवल और केवल एक अननोन है, तो इतना कॉन्फिडेंस तो रखो, एक अननोन हमेशा निकल आता है। मैथ्स कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो देखो यार, ये 2a/2 आएगा तो साइन a हो गया, और नीचे क्या है, साइन a/2। थोड़ी सी मैं टिग्नोमेट्री याद दिला रहा हूं अगर किसी को पता है। साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, किसी को पता है साइन 2 थीटा का? नहीं 2 sin a plus b 2 sin थीटा कॉस थीटा। जब वो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हो तो वहां डेरिवेशन के वक्त ये काम आता है, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा कॉस थीटा। सुना है कभी? तो अगर साइन थीटा कहीं लिखा है तो उसको क्या लिख सकते हो, 2 थीटा की जगह थीटा लिखा है तब, तो इसको लिख सकते हो 2 sin θ/2 कॉस। भाई यहां अगर ये आधा हो गया है तो अंदर भी, देखो जरा मैं ये क्यों बता रहा हूं, अभी समझ में आएगा। साइन ए को मैं क्या लिखने वाला हूं, 2 sin a/2 cos a/2। फायदा, ये वाला पूरा टर्म गया, 2 cos a/2 आ गया। 1.5/2 बराबर कितना आ गया, cos a/2। ये 0.75 हो गया क्या? अच्छा, अगर किसी क्वेश्चन में कुछ मदद दी है तो तुम्हें आगे चल के ही समझ में आएगा कि ये मदद कहां काम आनी है। काम आ गई यार। 0.75 को हम लिख सकते हैं cos 41, cos 41 डिग्री। आंसर नहीं आया भाई अभी? तो यार इसको अगर मैंने cos 45 लिखा तो अंदर अंदर वाली चीज इक्वेट कर सकते हैं, यानी 41 बराबर कितना आ गया, a/2। तो a बराबर कितना आ गया, बात समझ में आई यार? अगेन यार, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने काफी क्लास में उठा ली हैं और काफी सारे बचे भी हैं अभी। एक चीज बार बार आ रही है, हालांकि वो डिस्पर्जन वाले टॉपिक में पढ़ाया करता था, बट डिस्पर्जन अब है नहीं, तो मैं डिस्पर्जन वाली चीज, थोड़ी सी चीज यहां बता देता हूं। लेटरल शिफ्ट, ये नोट कर लिया है? इसके अलावा बचे हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें कुछ लेवल 1 है, कुछ लेवल 0, तो मैं ट्राई करना है। ये जितना दिख रहा है बस इतने ही फॉर्मूले हैं, और जितना आज पढ़ा है बस उतने ही पे बेस्ड है। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि सर मेरी पहली क्लास थी, मैं नादान हूं, मैं छोटा बच्चा हूं, ये सब नहीं चलेगा यार। तुम्हें आज ही से मैच्योर दिखाना है अपने आप को, धीरे धीरे हो जाओगे अगर छोटे बच्चे हो भी तो। अच्छा, प्रेजेंट नॉलेज के साथ साथ थोड़ा बहुत पास्ट नॉलेज कभी कभी आ जाती है, वो टॉपिक का हिस्सा नहीं है लेकिन वो हमारे पास्ट का हिस्सा है। ट्रिग्नोमेट्री 9th-10th में आती है कि नहीं? आ गई है? हमारे टाइम पर 11th पे होती थी। तो थोड़ी बहुत पास्ट नॉलेज, स्पेशली मैथ्स वाली 8वीं तक की पूरी मैथ्स, थोड़ा बहुत 9th-10th की मैथ्स कभी ना कभी आ जाती है। एक ऐसी स्लैब है जिसकी मोटाई t है, t मोटाई है, थिकनेस है, इसको कभी कभी h भी लिख सकते हैं। ये t टाइम नहीं भाई, क्लियर कर ले। तो ऑब्वियसली यार, कोई रे अगर किसी आई एंगल पे इंसिडेंट करी है तो पहले वो नॉर्मल की तरफ टर्न करेगी, ये एंगल कुछ r हो जाएगा, फिर क्या होगा,
क्या ये और ये सरफेस आपस में, तो उनके नॉर्मल भी आपस में पैरेलल होंगे। अगर ये आर है तो ये भी आर होगा। अब मुझे बताओ, 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे आई था, n पे आर हो गया। उल्टी बात, n वाले पे आर है तो 1 वाले पे, ये सबको पता है यार कि फिर से उसी मीडियम में आने का मतलब क्या होता है कि उसी एंगल पे आ जाएगा। कोई डाउट है? लेटरल शिफ्ट का मतलब क्या, क्या ये रे और ये रे, यानी ये रे 1 जो इंसिडेंट थी और इसको हम इमर्जेंट कह सकते हैं क्योंकि फाइनली बाहर निकली। जैसे हम प्रिज्म में ई फॉर इमर्जेंट रे होता था, फाइनली निकलने वाली रे, तो ये इमर्जेंट रे है, इमर्जेंट, और ये क्या है, इंसिडेंट। ये आपस में देखो यार, ये भी नॉर्मल के साथ आई एंगल पे और ये भी नॉर्मल के साथ आई एंगल पे है, तो हम क्या कह सकते हैं, इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रेज आर पैरेलल। पैरेलल होंगे कि नहीं? प्रिज्म में ऐसा नहीं था भाई, वो जो तुम कोई कंफ्यूज कर रहा था, मुझे बता रहा था कि सर ये और ये इसमें है, लेकिन क्या इस रे का रास्ता और इस रे का रास्ता सेम नहीं है? सेम नहीं है। क्या ये साइड वाइज कुछ अंतर है? जब भी साइड वाइज यानी परपेंडिकुलर टू द लाइन डिस्कशन होता है उसको लेटरल बोलते हैं, है ना? तो क्या ये रास्ते से इतना लेटरली भटक गया है? लेटरली भटक, लिटरली मैं नहीं बोल रहा हूं, लेटरली भटक गया है, तो ये लेटरल शिफ्ट कहलाएगा। ये दूरी पता करना, ये एल जो मैंने लिखा है, एल का मतलब क्या है, लेटरल शिफ्ट। लेटरल वर्ड आमतौर पे तब यूज किया जाता है जब वो किसी लाइन के परपेंडिकुलर होता है। क्या ये लाइन के 90 डिग्री पे है, इस रास्ते पे जो भटक गया है, ये हमें लाना है। गिवन क्या होगा? गिवन थिकनेस होगा, आई होगा और एन होगा। तो मैं यार ऐसा है ना कि आई एन पता हो तो आर तो अपने आप निकल आता है, तो मैं आर को भी गिवन मान लेता हूं क्योंकि अब हमें पता है कि आई की मदद से आर कैसे निकाला जाता है, तो मैं आई और आर दोनों को गिवन मान लेता हूं। ठीक है, मुझे बताओ, आई गिवन है, आर गिवन है, ये एंगल कितना होगा? यार देखो, ये आई है तो इसके और नॉर्मल के बीच में ही तो है यार। यार ये आई है, नॉर्मल और इसके बीच में, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो, नॉर्मल और इसके बीच में ये वाला भी आई होगा भाई, आमने सामने वाले एंगल आई होगा। तो ये कितना होगा? आई माइनस आर। दिख रहा है सबको? क्या मैं कह सकता हूं लेटरल शिफ्ट इस आई माइनस आर के सामने है, आई माइनस आर के सामने है, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है नहीं, इस ACD में ये राइट एंगल है, इनमें से लेटरल शिफ्ट, लेटर से इसको मैं बेस कह देता हूं, बेस हमें निकालना है, नहीं बेस नहीं, इस एंगल के सामने है ना, तो इसको मैं परपेंडिकुलर कह दूं, तो इसको हमें क्या कहना चाहिए? बेस। तो AC को क्या कहना चाहिए? यानी हमें यार सामने वाला परपेंडिकुलर लाना है, बेस और हाइपोटेनस में कोई एक पता होना चाहिए, तभी तो ला पाओगे। एंगल पता है, ये आई माइनस आर पता है, इतनी बात सबको समझ में आ रही है? आई माइनस आर पता है, तो इन दोनों में से कोई एक पता हो तो ये निकल आएगा यूजिंग टिग्नोमेट्री। कौन सा टिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएं? अच्छा, बेस लाना आसान है, हाइपोटेनस देखो जरा, हमें ये थिकनेस पता है T, तो H लाया जा सकता है, H लाया जा सकता है इस ट्राइंगल से। चलो इस ट्राइंगल की हम बाद में बात करेंगे, H क्यों चाहिए पहले इस पे बात कर लेते। क्या इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ACD में, ट्राइंगल ACD में क्या लगाएं जिससे लेटरल शिफ्ट आ जाए? बताएं जरा। सर साइन कॉस लगाएंगे, कॉस 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 आई माइनस एक परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस साइन आई माइनस आर लगाते हैं, इज इक्वल टू क्या? एंगल के सामने परपेंडिकुलर, यही लेटरल शिफ्ट है, ये LS केवल सिंबल है, लेटरल शिफ्ट ये लाना है। हाइपोटेनस अभी हम पता करने वाले हैं, तो लेटरल शिफ्ट का आंसर आ गया हाइपोटेनस साइन आई माइनस। अगर हमें हाइपोटेनस पता हो तो लेटरल शिफ्ट आ जाएगा। हाइपोटेनस ये है। क्या हाइपोटेनस जो है इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल दोनों में कॉमन है? नहीं,
तो हम इस ट्राइंगल की मदद से हाइपोटेनस लाने का प्रयास कर सकते हैं। एक साइड पता है, क्या करें यार? यार इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, ये पता है एंगल से लगा हुआ, इसको हमें बेस कहना चाहिए। और हाइपोटेनस, उसका भी हाइपोटेनस है, इसका भी हाइपोटेनस है। क्या लगाएं यहां पे? ट्राइंगल ए बी सी में cos r होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस t है और हाइपोटेनस हमें लाना है, तो वो आएगा t अपॉन, h इधर है तो cos नीचे चला गया, क्या h आ गया? t अपॉन cos r। देखा, छोटा सा डेरिवेशन था तो मैंने बता दिया है ना। कभी अगर तुम भूल जाओ तो ये कैसे तुम्हारी मदद कर सकता है? तुम्हें कम से कम इतना फील आ जाए कि साइन i माइनस आर इक्वल टू लेटरल शिफ्ट अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बस वहीं से तुम्हें समझ में आ जाएगा साइन ऊपर आना है या नीचे आना है। नहीं, जैसे तुम ये लिखोगे तो तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएगा साइन के साथ i माइनस आर है और कॉस आर डिवाइड में। थोड़ा सा भी अगर हमें हिंट मिल जाता है, एग्जाम में कई बार फॉर्मूला नहीं याद आता है, तो हमें थोड़ा सा कुछ याद आ जाता है तो पूरा आंसर रिकवर हो जाता है, गलती का चांस खत्म हो जाता है और तुरंत याद आएगा। देखो इस हाइपोटेनस की हमें जरूरत पड़ती है तो वो तो कॉस से ही आएगा, क्योंकि बेस और हाइपोटेनस के बीच में आर एंगल है, एंगल से लगा हुआ कॉस में आता है, कंपोनेंट वाली बात। h cos r बराबर t होना चाहिए कि नहीं? ये सब चीजें मदद करती हैं आंसर रिकवर करने में। घर में जब भी पढ़ाई करो तो तुम फॉर्मूले देखने से ज्यादा रिकवरी प्लान पे सोचा करो, रिकवरी प्लान सोचो, क्योंकि जितना देर पन्ना पलटने में लगता है उससे कम समय में चीजों को रिकवर किया जा सकता है। तो क्या करना सही है, पन्ना पलटना या रिकवर करना? तो टेस्ट में भी यही करना चाहिए या टेस्ट में बिल्कुल नहीं? टेस्ट में कोशिश करो कि तुम्हें आंसर तब तक याद हो जाए। घर में पढ़ने के नियम अलग हैं, टेस्ट के नियम अलग हैं। टेस्ट में फिर छोड़ना भी तो होता है, सब कुछ करना भी नहीं है। अगर तुम्हें लगता है यार इसका रिकवरी प्लान बहुत बड़ा था, मेरे से नहीं हो पाएगा या डर लग रहा है, तुरंत छोड़ दो उसको, तुरंत छोड़ दो, आगे बढ़ो। तो टेस्ट करते समय ये मत सोचो कि हम सब रिकवर करेंगे। जो बहुत आसान है तुरंत रिकवर करो, आगे बढ़ जाओ। जो थोड़ा मुश्किल है तुरंत रिकवर मतलब बात के लिए छोड़ दो, फिर सोचना कि यार इसका रिकवरी प्लान क्या था। रटा है तो बहुत अच्छी बात है, तब तक रट जाए, टेस्ट से पहले तक सब कुछ रट जाना चाहिए। लेटरल शिफ्ट फेमस फॉर्मूला है तो ये रटा भी होना चाहिए और ये टेक्निक भी पता होना चाहिए। नीट के नियम अलग है यार, नीट के नियम यही है कि जितना रट जाए अच्छा है, बट रिकवरी प्लान हमें पता होना चाहिए। और रिकवरी प्लान कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से कनेक्ट होते हैं। इस टॉपिक का वो बेसिक कॉन्सेप्ट मेन हाईवे पता है कौन सा था? इस पूरे टॉपिक एंड हो चुका है, स्नेल्स लॉ। हर चीज की कहानी जुड़ी किससे थी? स्नेल्स लॉ से। तो यार देखो लेटरल शिफ्ट में कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें, क्योंकि एक ही फॉर्मूला है। इस पे क्वेश्चन आएगा भी तो डायरेक्ट आएगा, फॉर्मूला ही पूछा जाता है। प्रिज्म के 57 से लेके 57 से 78 तक सारे क्वेश्चन ट्राई करना है और मुझे यकीन है कि लेवल 0 में यार 90% क्वेश्चन सबके हो जाएंगे लेवल 0 में। लेवल 1 में प्रयास जरूर करें, है ना। कहीं ना कहीं तुम स्टक होगे, उसके ऊपर उठना है तो प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है यार। इस टॉपिक में ना सही, अगले टॉपिक में, अगले किसी एक टॉपिक में अगर तुम